is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Zain Ashraf Mughal, who is the brainchild behind Seed Out, a non-profit microfinancing organization. He also made Pakistan proud by making it to the Forbes 30 Under 30. Hello Zain, welcome to our show. We always start our conversation with this very question because we want to know where you started off from. आपने अपनी professional journey का आगाज़ कहाँ से किया? Thank you very much, Nisma. So basically, I went to University of Miami. I did my undergrad there in entrepreneurship. So I graduated in 2011. और उसके बाद obviously मैं क्योंकि हम 4 भाई हैं उसमें सबसे छोटा हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा बर्डन भी था कि ज़िंदगी में कुछ करना है और करके दिखाना है माँ बाप को भी, और एक फ़ादर की भी लेगेसी थी, उसको भी लेके चलना है, और ख़ुद भी कुछ करना है, तो कुछ ऐसा करना है कि ज़िंदगी में लोग आपको याद करें. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट विद वॉट एवर वर्क आई डू. एक तो आई वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बाय क्रिएटिंग पाकिस्तान फर्स्ट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म विच वुड एलिविएट पॉवर्टी. जब मैंने अपने पाकिस्तान में स्टडी किया कि पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर कैसे काम हो रहा है, तो देखा कि पाकिस्तान में देयर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंटरेस्ट बेस्ड हैं, कुछ इंटरेस्ट फ्री हैं, और जो इंटरेस्ट फ्री हैं वो एक तो इतना छोटा लोन साइज़ दे रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को जो कारोबार करना चाहते हैं, और वो कैश दे रहे हैं. और होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी को कैश देते हो और स्मॉल साइज़ में देते हो, वो लेने वाला बजाय कारोबार शुरू करने के वो घर पे जाता है, उसकी किसी और ज़रूरत पे वो पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, एग्जॉस्ट कर लेता है. सो रादर देन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, दैट पर्सन गोज टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स. जब मैं बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में, तो मुझे ये होता था कि यार मेरी अम्मी के पास कितनी ख़वातीन आ रही हैं और वही औरतें हैं बार बार, और वो चेहरे बदल नहीं रहे. क्या वजह है? इवन दो माई मदर इज़ ट्राइंग टू हेल्प देम, बट मैं जब अपनी वालदा से बात डिस्कस करता था तो हमेशा कहती थी कि बेटा कोई ऐसा काम करें कि इतनी हेल्प पाकिस्तान में लोगों की करें कि लेने वाला देने वाले की सफ़ में खड़ा हो जाए. सही. तो वो एक बड़ा ज़हन में मेरा ख्याल है कि एक मार्क था उनकी बातों का कि देन वी टुक ऑल द राइट थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और कहा कि देन हाउ सीड आउट स्टार्टेड, कि हमने एक ऐसा इदारा बनाया जहाँ पे एक तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम क्राउड फंड करवा के देते हैं लोगों को उनके बिजनेसेस के लिए पैसे. दूसरा, हम किसी को हार्ड कैश नहीं देते, हम उनके बिजनेसेस इस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देते हैं, इंश्योर करते हैं कि देने वाले का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो. इज़ देयर अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो कि चाहिए होता है जिससे एक इंसान एलिजिबल हो जाए टू गेट फंडेड थ्रू सीड आउट, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस जनरली? अगर एक इंसान है जो चाहता है कि भाई मैं सीड आउट के थ्रू फंडिंग लेना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे आप लोगों तक पहुँचता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है? जी बिल्कुल निस्मा, उसमें बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है. देखें, कोई भी आदमी जो कारोबार करना चाहता है और उसके पास माली वसाइल नहीं है, अगर वो गुर्बत की लकीर के नीचे है, उनका सिर्फ ये काम है कि उन्होंने हमारे दफ्तर में जाना है और कहना है कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ. हमारा 7 लेवल्स के ऊपर मुश्तमिल एक प्रोसेस बनाया हुआ है वेरिफिकेशन का. वो कोई भी आदमी पहली स्टेज के ऊपर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. जब वो दफ्तर के अंदर जाता है और उसने कहा मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तो हमारा नुमाइंदा जो डेस्क ऑफिसर है वो उसकी बेसिक एप्लीकेशन लेगा, उसको क्रेडिट ऑफिसर के पास ऑनलाइन डैशबोर्ड को सेंड कर देगा, उसके बाद उसकी सोशल इकोनॉमिक वैल्यूएशन की जाएगी, फिर क्रेडिट ऑफिसर और सोशल मोबिलाइजर का घर विजिट करेंगे, देखेंगे कि आया ये एलिजिबल भी है कि नहीं है, इसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये किराए के घर में रहता है, अपने घर में रहता है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, घर में कितने एसेट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वो उसकी कंटेंट लिखते हैं और उसकी प्रोफाइल पब्लिश कर दी जाती है ऑनलाइन, और आखिर में उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो प्लेटफॉर्म ही बताता है कि ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं. जैसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है, उसके सारे टिक मार्क्स और सोशल इकोनॉमिक वैल्यूएशन के जितने उसकी वैल्यूएशंस हैं, वो उसके बाद उसको एक क्यूमुलेटिव नंबर देता है और उसको
पब्लिश कर देता है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म तो जनरली एक स्टार्टअप को कितनी ड्यूरेशन लगती है टू एक्यूमुलेट द फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू स्टार्ट? बेसिकली इसमें दो तरीके हैं। एक ये है कि हमारा एक रिवॉल्विंग फंड है और इस रिवॉल्विंग फंड बेसिकली जिस बंदे को हम कारोबार शुरू करवा के देते हैं, ये बिल्कुल बगैर सूद के। जब उसका कारोबार शुरू रहता है वो आसान एक साथ के बगैर सूद के छोटी छोटी किस्तें हर महीने सीड आउट के इदारे को वापस करता है। सीड आउट वही किस्तें लेता है और एक रिवॉल्विंग फंड में डाल देता है। Okay, और उस that's रिवॉल्विंग फंड से वही पैसे 100% रिवॉल्व किए जाते हैं दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के businesses में। So there are two ways. Either people donate directly to these potential micro entrepreneurs website with a click of a button while sitting anywhere around the globe, या फिर अगर उनको फंडिंग नहीं आती तो within 1 to 2 months के अंदर वो ऑटोमेटिकली वही हमारे रिवॉल्विंग फंड से FIFO मेथड के जरिए वो फंडिंग आ जाती है और उसका कारोबार शुरू कर दिया जाता है। और हर एंटरप्रेन्योर के साथ हम 2 बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं उनके, अच्छा, फिर that उनको is एक great. हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। We have partnered up with local welfare hospitals जिसके ज़रिए हम अपने entrepreneurs को absolutely free healthcare facility provide करते हैं उनको और उनकी फैमिली को। तो आप काफ़ी ज़्यादा you're actively involved in CSR then through all of these? जी मैं इसको CSR तो नहीं कहूँगा, मैं इसको एक मैं कहूँगा एक जिम्मेदारी है। एक हम वॉलंटरली इसको लेके चल रहे हैं। आई थिंक आई एम अ कस्टोडियन, जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी हमारे शोल्डर्स पे डाली है कि लोगों की खिदमत करना है, क्योंकि अल्लाह ताला चुनता है अपने लोगों को अपने लोगों की मदद करवाने के लिए। सही। तो आई थिंक वी हैव टू प्ले आवर पार्ट बैक फॉर द कंट्री एंड फॉर द मैनकाइंड। Once सीड आउट ने फंडिंग जनरेट कर ली और आपने फॉर एग्जांपल शुरू भी करवा दिया उनका वेंचर, उसके बाद क्या होता है? कोई ऐसा प्रोसीजर है कि आप उस पर फॉलो अप रखें या सीड आउट की टीम एक चेक एंड बैलेंस रखे कि यार हाउ इज दिस पर्सन डूइंग मे बी लेट्स से 6 months आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड? जी बिल्कुल, उसमें बेसिकली हमारा थ्रू आउट ये प्रोसेस रहता है कि हम लोग उन लोगों की साथ कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे निस्मा आपका हमेशा कांस्टेंट कनेक्टिविटी रहती है विद द बेनिफिशियरी। बिल्कुल। उसमें ऐसी रहती है कि हम लोग एवरी टाइम द बोरर कम्स टू डिपॉजिट द इंस्टॉलमेंट, उसका एक इंटरव्यू किया जाता है। फिर हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग का सिर्फ रोल प्ले करते हैं, उनकी कम्युनिटी में जाके सारे एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर बताते हैं कि अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं इसको मजीद कैसे आपने बढ़ाना है, कैसे बेहतर करना है। कि आप पाकिस्तान आए और एक वन ऑफ द काइंड आइडिया था आपके जहन में, विजन थी, जब आपने इसको इवेंचुअली एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस थी जिनको फेस किया व्हाइल यू वर सेटिंग अप सीड आउट? मेरे ख्याल पाकिस्तान वापस आके मैं आई जॉइंट IMFN एज वेल, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग ग्रेट वर्क। ऐसी बात नहीं है, बट यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस फील्ड हु टोल्ड मी इन द डेवलपमेंट सेक्टर कि आप क्या कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमने का एवरेज लोन साइज पाकिस्तान में जो है वो तो 20 से 25 हज़ार है, एंड वी वर गिविंग आउट यू नो वी स्टार्टेड कि हमने इतना, क्योंकि IMFN ये कहती है, माइक्रो फाइनेंस की रिसर्च ये कहती है कि आप बंदे को पॉवर्टी लाइन से तब बाहर निकाल सकते हो अगर आप कुछ 6 दफ़ा फंडिंग करें 6 साइकिल्स में। अच्छा। तो हमने कहा आप 6 साइकिल्स में इतना इंतजार किसी बेचारे को करवाना है तो व्हाई नॉट डू इट इन 1 साइकिल। तो हमने 6 साइकिल के इक्विवेलेंट इतनी लोनिंग शुरू की। सो हमारा जो एवरेज लोन साइज भी है दैट इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। कि सब लोग कहते थे कि आप खराब कर रहे हैं फील्ड को, क्योंकि बहुत सारे इदारे थे अनफॉर्चुनेटली जो इंटरेस्ट बेस्ड भी काम कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि कोई लोग आके जेन्युइन काम करें। बिल्कुल। सेकेंडली निस्मा हमारा कभी भी गोल नहीं था कि हम नंबर्स प्ले करें। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम्बल एफर्ट के साथ हमने हमारी टीम बहुत अच्छी है कि हमने अभी 1300 प्लस लोगों के कारोबार शुरू करवा चुके हैं। कोई 4000 के करीब बच्चा है जो वापस स्कूल जाना शुरू हो गया है। बट हमारा हमेशा गोल ये रहा है कि यू नो इम्पैक्टफुल काम करें, ये ना करें कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम छोटे पैकेट बना के बांटते फिरें। ऐसा नहीं, हम असल में ज़िंदगी बदलना चाहते। कई लोग हैं जो 7000 पे तनख्वाह लेते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5-5, 6-6 बंदे अपने नीचे एम्प्लॉय किए हैं, अपने एसेट्स बना लिए, अपनी गाड़ियाँ बना ली हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और असल क्रेडिट तो मैं ऑनेस्टली अपने फादर को दूंगा, यू नो हु हैज़ ऑलवेज बीन अ गाइडलाइन, अ लाइफ लाइन फॉर अस, जो हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी के बेटा कोई ऐसा काम करो जो लोगों के काम आए। You have also received the Commonwealth Youth Award and which was a great big achievement, और पाकिस्तान को represent करना इतने एक level पर और उस stature पर, how was the feeling and how was that experience? I think that was an amazing experience. You know, I was the first Pakistani to receive the Commonwealth Award
for excellence in development work. सही. और सबसे अच्छी बात ये थी, you know, having Pakistan's flag in Commonwealth ceremony. Prince Harry से मिले, Meghan Markle से मिला. फिर I was also in the roundtable conference for the development sector with the Prince William. Definitely a moment of proud for me and for my country. And you know, when Prince Harry met me, he told me, okay, I have learned about a lot of microfinance institutions, but this is by far the most organized organizations I'm looking at. And I really want you to replicate this model in other Commonwealth countries too. अच्छा. So I think it is a moment of proud, but at the end of the day, I think the actual goal is to help people. उससे हटाना चाहिए. और ये अवार्ड मेरा ख्याल है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं इस इदारे के ज़रिए और जो बदलना चाहते हैं, और उन सब लोगों के लिए जो इस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरे टीम मेंबर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं. Super Asia is something that your father initiated. Hardee's Pakistan भी आप लोगों के umbrella में आता है. As a young person who's just come back, तो आपकी भी एक vision होगी इन businesses को लेके. How were you able to add value to these अपने तरीके से और एक अपनी vision के साथ? इस पर for me मुझे ख्याल है I think my university played a really big part in my grooming when it came to my professional career. सही. मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि you know your business idea should be solving a problem in the society. Secondly, you really need to hire the best people and allocate the right jobs to the right people. पुराने ज़माने में होता था कि सेठ कल्चर होता था, सारे काम खुद करने होते थे. सही. हम सिस्टम्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे. हम कहते थे हम अकाउंटेंट भी खुद हैं, मार्केटिंग भी हमने खुद करनी है, सेल्स भी हमने खुद करनी है. So for me, the core objectives was 3 P's. It's people, process and product. कि you hire the best people, you delegate them the right jobs, then you work on your processes. आप ऑर्गेनाइज करें, सिस्टमेटिक करें, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ERP इम्प्लीमेंट करें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम्स के अंदर, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी बाय करें, आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट को ऑटोमेट करें. देन इट्स ऑब्वियसली द प्रोडक्ट. आपकी प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, आपकी प्रोडक्ट सस्टेनेबल होनी चाहिए. सो आई थिंक व्हेन यू integrate and synergize all these 3 P's, then you can get a good product out of everything. For me, it has always been good team building, motivating them and ensuring that the right thing is being done through the right people. मैं माइक्रो मैनेज नहीं कभी करना चाहा चीज़ों को, हमेशा मैक्रो मैनेज किया और विजन देने का हमारा एम होता है. हम ग्रो करें, हम डिवर्सिफाई करें. यू आर वन पर्सन, राइट? सो या तो आप छोटे काम कर लें या एक बड़ा काम कर लें या उस टीम को मैनेज कर लें. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो आई थिंक मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि अच्छी तरह से टीम मैनेजमेंट करें और इसको अच्छे तरीके से एज ए लार्जर होराइजन में देख के चीज़ों को लेके चलें. Moving on, in 2019, you were listed in Forbes 30 under 30 for the social entrepreneur category. Basically, Forbes, of course, is a very prestigious acknowledgement, and उसकी significance बहुत important रही है. I believe कि you know putting seed out on an international flag was very important. Moving on, in 2019, you were listed in Forbes 30 under 30 for the social entrepreneur category, which was great and again a big achievement. तो उसकी क्या significance रही है आपकी professional life में, personally? Basically, Forbes, of course, is a very prestigious acknowledgement, and उसकी significance बहुत important रही है. I believe कि you know putting seed out on an international flag was very important. Letting everybody know, letting the world know what we're doing. और मेरा I'm a true believer कि synergies के साथ ही आप grow कर सकते हैं. Because you know Forbes की जब मैं 30 and 30 क्लास से मिला हांगकांग में, and I met so many amazing people who are doing a great work. अच्छा. और you know आपको उनसे मिलके एक तो कभी आप ये भी सोचते हो कि यार what you're doing is less. Yeah. And sometimes you meet people who you can connect and you can build something greater together. और मेरा ख्याल है कि आप ग्रो भी तभी करते हैं जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिल के आगे ग्रो करें और चीज़ों को लेके चलें. बिकॉज आई बिलीव कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते. देयर पीपल हु आर वर्किंग ग्रेट
in education field, the Yeah. people who working in skill development sector, people who working, you know, in funding. तो आपने इन सारे डायनामिक्स को हमेशा इकट्ठे लेके चलना है. तो फोर्ब्स गेव मी दैट एज डेफिनेटली, और लोगों को पता चला और लोगों की हेल्प हुई उसकी वजह से, जितना उससे वो वायरल हुआ. ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट फॉर द कंट्री एज वेल कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं फोर्ब्स में, जहाँ पे बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग और इस तरह के लोग आते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट टॉप टियर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है. तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जाएं और एक्नॉलेज हों, और इंटरनेशनली पता चले कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ बातों में नहीं है बल्कि काम भी करके दिखाते हैं. सो मच पोटेंशियल. या सो लुकिंग एट मॉल ऑफ गुजरांवाला, टेल अस क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे इसके बारे में सोचा? द आर्किटेक्चर इज़ रियली ब्यूटिफुल, तो व्हाट वाज द होल विजन बिहाइंड इट, और क्या आगे एक्सपैंड करने का कोई इरादा है? गुजरांवाला जो सिटी इटसेल्फ है, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और इस शहर के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है. और बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक गुजरांवाला शुड बी द प्रायोरिटी नंबर 1. और आप जब देखें, आप यूरोप भी जाएं और इंग्लैंड भी जाएं, हमेशा जो बिल्डिंग्स आपको पुरानी कभी नहीं लगती, बेशक वो 200 साल 400 साल पुरानी बिल्डिंग्स हों, हमेशा टाइमलेस होती हैं, जिनका आर्किटेक्चर एक एंटीक होता है, जिनका आर्किटेक्चर विक्टोरियन होता है, फ्रेंच होता है, स्पेनिश होता है. तो वही कॉन्सेप्ट लेके हम पाकिस्तान में गुजरांवाला में लेकर आए कि हमने एक बहुत विक्टोरियन आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया अपनी बिल्डिंग के साथ, और इंश्योर किया कि उसके सारे इर्द गिर्द एम्बियंस भी वैसे ही बनाया जाए. उसके पहले यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गार्बेज डंप किया जाता था. सो वी इनिशिएटेड दिस मूवमेंट कि हम इसको रिमूव करें और यहाँ पे एक पार्क डेवलप कर दिया जाए अपने पैसों से. और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया. हमने 6 एकड़ का पार्क यहाँ पे डेवलप किया, और एक पूरी एक बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की, जो कि विक्टोरियन, आप जब एंटर करते हैं शहर को, ऑल द वे टू द मॉल एंड उससे भी आगे. और यहाँ पे एक मोनूमेंट भी हमने इरेक्ट किया, आई लव गुजरांवाला, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनूमेंट इन द वर्ल्ड. असल मकसद ये था कि गुजरांवाला को रिकग्निशन मिले. इट वाज ऑलवेज एन अंडर एस्टिमेटेड सिटी, और इतना पोटेंशियल है. 6 मिलियन की पॉपुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉस प्रॉफिट जनरेटिंग सिटी है. यहाँ के लोग इतने एंटरप्रेन्योरियल हैं, इतनी ज़्यादा वेंडर इंडस्ट्री है यहाँ पे. सो आई थिंक कि दिस एलिमेंट वाज ऑलवेज मिसिंग. रियली बेनिफिटिंग द पीपल ऑफ गुजरांवाला टू देयर सोशल लाइफ, उनकी नाइट लाइफ, डे लाइफ, हर चीज़ को अंदर वैल्यू ऐड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. और आई थिंक ये इतनी टाइमलेस बिल्डिंग बनी है कि ये कभी भी पुरानी नहीं आपको लगेगी, हमेशा इसकी खूबसूरती में इजाफा ही होगा. बिल्कुल. और इस तरह के आर्किटेक्चर से बड़ी एक ग्रैंड बिल्कुल भी एक ग्रैंड हो रहा है. और बिल्कुल. रात को जब आप इसको देखें तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो रोमांटिक, कि हमारा जो रूफटॉप ताओ पैन रेस्टोरेंट है, उधर बैठ के आप खाना खाएं. ताओ पैन के बारे में मैंने आपसे यही बात करनी थी कि यू आर द वन हु इंट्रोड्यूस्ड पैन एशियन क्यूजीन, स्पेशली सुशी है जैसे, जो कि गुजरांवाला में नहीं अवेलेबल थी, दैट यू डन थ्रू ताओ पैन. एंड उसका भी बताया, आर यू गोना एक्सपैंड उसकी चेन्स फर्दर टू डिफरेंट सिटीज़, या वो सिर्फ गुजरांवाला एक्सक्लूसिव है और यहीं आके मिलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब आप कोई भी फास्ट फूड चेन के बारे में, कोई भी रेस्टोरेंट चेन के बारे में स्टडी करें, तो यू रियलाइज़ कि उनका हमेशा पहला जो मॉडल होता है वो उसको परफेक्ट करते हैं और उसके बाद एक्सपैंड करते हैं. सो दैट इज़ द मेन एजेंडा. पैन एशियन कुजीन वाज मिसिंग फ्रॉम गुजरांवाला, एन ऑथेंटिक पैन एशियन कुजीन. और हमने रूफटॉप पे 6000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस प्रोवाइड किया है, जिसके साथ हम ऑथेंटिक कुजीन दे रहे हैं और इस तरह की सर्विस दी है जो कि इंटरनेशनली आपको रेस्टोरेंट्स में नज़र आती है. सो फ्रॉम द एम्बियंस टू द यूनिफॉर्म्स टू द सर्विस, लुकिंग किचन, और इवन जो हम रेस्टोरेंट के चलाने वाले लोग हैं वो भी हम इंग्लैंड से आए हैं, गॉर्डन रामजी के साथ काम किया है, और कॉर्डन ब्लू की डिग्रीज़ हैं. तो इस तरह की टीम को लेकर आए हैं कि हम सिस्टम्स डेवलप कर सकें, और जो हमारे प्रेप किचन्स अलहदा हैं जहाँ पे सारी रेसिपीज़ डेवलप होती हैं और वो लॉक हो गई हुई हैं. सो नाउ द हार्ड वर्क इज़ बीइंग डन
तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट स्टेप इज़ के वी विल बी मूविंग सून टू इस्लामाबाद एंड ऑल द स्मॉलर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर यू नो पैन एशियन कुजीन्स आर मिसिंग। इसी के ऊपर हमने एक देसी टेबल भी लॉन्च किया है विच इज़ अ पाकिस्तानी कुजीन, वेरी वेरी हाइजीनिक। साथ एक मैरिनारा के नाम से पिज़्ज़ा चेन भी हमने डेवलप की है जो विच विल बी लॉन्चिंग इंशाल्लाह। You seem very passionate about food then. I think this has happened in the past a year or so, and I believe it's a very lucrative market, and there's a lot of space or room for improvement too. और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को बाहर से लेकर आते हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया में वो लाख चेन्स खोल के फिर पाकिस्तान आती हैं, तो why can't we do that? Definitely. They're also humans, and I believe कि it has to start from Pakistan too, कि हमारी चेन इतनी ज़्यादा आप इस्टेब्लिश करें इतने लार्ज स्केल पे कि आप बल्कि बाहर के मुल्कों में भी बेचें। As we all have been going through the pandemic, it's been more than a year, तो हर एक के बिजनेस को कोविड ने डिफरेंट तरीक़ों से अफेक्ट किया है। आपके बिजनेसेस को किस तरह से अफेक्ट किया है और किस तरह से आपने उसको डील किया है उन चैलेंजेस को इस पूरे अरसे में? I think when it comes to home appliances business Super Asia, alhamdulillah that has been lucrative and doing well. Yes, food business को बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया, बट उसमें भी some parts में जैसे हमारा फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं उनको इफेक्ट हुआ, बट इफ़ यू लुक एट हार्डीज़ तो हार्डीज़ की हमारी सेल्स alhamdulillah were the highest in the whole year, because लोगों का एक ट्रस्ट होता है इंटरनेशनल ब्रांड पे somehow कि क्लीननेस के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, और वो ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल जाता है उसके ऊपर। तो आई थिंक इतना ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं रहा। It has been a mix for you. हाँ, it has been a very very mixed, and I believe कि अगर आप अच्छे तरीके को चैलेंजेस को मैनेज कर लें तो वो हमेशा आपके एडवांटेज में आता है। बट मेरा ख्याल है कि जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए ओपन अप कर देता है। तो आप प्रॉब्लम इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशंस, तो जो ज़रूरत इजादात की माँ है वो इसीलिए है कि आप हमेशा परेशानी में ज़्यादा हाथ पाँव मारते हो और आप सोचते हो कि इससे कैसे निकलना है, एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्गर। एंड आई बिलीव कि एज अ नेशन हम लोग बहुत स्ट्रॉन्गर बाहर आए हैं और आ रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छी तरह इसको फाइट कर रहे हैं। इंडस्ट्री वाइज भी जो कंपनीज का फुटप्रिंट ऑनलाइन नहीं था, उन्होंने अच्छा ऑनलाइन फुटप्रिंट भी क्रिएट कर लिया है। आई थिंक डिजिटल वाइज तो बहुत पुश मिला है और ब्रांड्स को रियलाइज हुआ है कि डिजिटल प्रेजेंस इज सो इम्पोर्टेंट, एंड दिस विल really help them when this life will come back to normal, क्योंकि ये एक एडिड सेल होगी जो उनको मिलेगी, और इसीलिए हमारे मुश्किल के बाद आसानी होती है। there is always light end of the tunnel, तो I believe I look at that way. That is a great approach to have as well. अक्सर औकात ये होता है कि चीज़ें आपके मुताबिक कभी नहीं भी चल रही होती। Sometimes you see successes and then sometimes challenges होते हैं, मुश्किलात आती हैं। उन हालात में या उन फेजेस में हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को कैसे, हाउ डू यू कीप गोइंग even when things are not going your way? I think consistency is very very important, क्योंकि what I have learned, this has been so many times with my startups. Honestly, with my startup I didn't take any penny from my father. I was taking out money from my salary. If I was doing anything of my own, I was taking out money from that. और हमेशा कई दफ़ा ऐसा टाइम आया कि सैलरीज देने के पैसे नहीं थे। सीड आउट में ऐसे बुरे हालात हुए कई दफ़ा कि वी हैड नो डोनेशन और एनीथिंग, और ख़ुद से भी ऑब्वियसली सैलरीज तो हम उसकी डे वन से खुद से कर रहे हैं, बट ई अकाउंटेंट हो गया या आई वर्क तक डिजिटल एजेंसी थी। तो मैंने तो हमेशा ये लर्न किया है कि फेलियर ओनली इज़ अ प्रोसेस टू सक्सेस। every revolutionary change undergoes from a series of evolutionary changes. कभी ये नहीं हुआ कि एक दिन मुल्क में एटॉमिक पावर बन गया है, तो उसके पीछे एक बड़ी रिसर्च, बड़ी मेहनत होती है। तो जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, और आपका अगर गोल है ज़िंदगी में और आपका एक विजन है और आप समझते हो आपने वहाँ पहुँचना है, आप जितनी मर्जी दफ़ा गिरोगे, बट यू हैव टू गेट बैक ऑन योर फीट एंड स्टार्ट मूविंग। Until unless you're moving and you're walking towards your goal, there's no stopping. Eventually you get there. अगर आप रास्ते में डर के वापस आ जाओ तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल फिर there's no going back, रह जाओगे। So determination, consistency is very important. Generally अपने office space में how do you carry out work? आपका एक कह लें management style, leadership style किस तरह का है with your employees and workforce? मेरा ख्याल है मेरे employees ज़्यादा बेहतर बताएंगे, but generally I think as I told you before, I'm a macro manager, not a micro manager.
I like to keep things organized. I like to keep things very very systemized. I like to go through the hierarchy. बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को चांस दूँ ग्रो करने का. मैं लीडर्स पैदा करूँ, ना कि हर चीज़ को खुद लीड करने की कोशिश करूँ. आई लीड बाई एग्जाम्पल इन अ वे कि आई टेल देम दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड आई एक्सपेक्ट गोल्स एंड आई एक्सपेक्ट रिजल्ट्स. तो जब आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो और किसी को प्लेइंग फील्ड देते हो खेलने के लिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलते भी हैं. जब आप बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करते हैं चीज़ों के अंदर, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मेरा तो यही स्टाइल है कि यू नो आई हैव द बेस्ट टीम and you know I ensure कि you trust them as I well. trust them और and yes I give them sufficient time too. हाँ, but अगर मुझे लगे कि कोई बंदा आपके नहीं काम कर रहा और आपकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा, you train them also. और अगर ट्रेनिंग के बावजूद भी, एक एफर्ट के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, then you change them. Definitely. It's unfortunate but this is what you have to do. It's like, you know, a bad employee is like a sticker. The longer it gets, the stickier they gets. और they get into your roots. ये कई दफ़ा हम ये जुल्म करते हैं अपनी कंपनीज़ के साथ. आई नो फॉर द फैक्ट कि आपको ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा हम करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का और करना भी चाहिए. मोटिवेटिंग द टीम, फ्रिंज बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स यू हैव टू गिव दैम. But at the end of the day, you have to expect results as well, and you have to see if they're being honest to your company as well. तो जो रिस्क हलाल का कॉन्सेप्ट है वो हम सबके लिए आता है और उसके ऊपर इंश्योर करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है एज बीइंग द टीम लीडर. और अगर कोई नहीं कर रहा, यू हैव टू चेंज देम, वरना आप अपनी कारोबार के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं. So given that you have so many things going on, इतने businesses हैं different जिनको आप as a family and as an individual देख रहे हैं, and after seeing so many successes, अक्सर औकात ये होता है कि इंसान egoistic हो जाता है या full of themselves हो जाता है. अपने आप को कैसे grounded रखते हैं या कैसे motivated रखते हैं कि नहीं अभी भी I want to do more? How do you keep that feeling alive in you? Right. I think humility is a very, 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 very important part of being a successful entrepreneur. मेरा ख्याल है अगर आप सक्सेसफुल ही नहीं है ज़िंदगी में, अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, आपके अंदर आजिज़ी नहीं है, मेरा ख्याल है आपके पास दुनिया के सारे पैसे हैं और आपके अंदर तकब्बुर हो तो आप फेल हैं. आपके पास आपके घर वाले आपसे खुश नहीं हैं या आपके दोस्त आपसे खुश नहीं हैं, आपके रिश्तेदार की आप मदद नहीं कर सकते, तो आपके सारे पैसे आप फेल हैं. तो मेरा ख्याल है ह्यूमिलिटी होना इतना ही ज़रूरी है कि कारोबार के लिए कैपिटल होना. और मैं ये समझता हूँ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बैलेंस ज़िंदगी को लेके चलना भी बहुत ज़रूरी है. आपको अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, आपको अपने घर वालों को भी वक्त देना चाहिए, आपको अपने कारोबार को भी वक्त देना चाहिए. ये क्या सक्सेस हुई कि सिर्फ कारोबार को टाइम दिया और ज़िंदगी को आपने टाइम ना दिया. तो आई एम अ ट्रू बिलीवर. और मैं अपने फादर को भी जब देखता हूँ कि जिस तरह एक हम्बल बैकग्राउंड से वो लोग आए, उनके पास इतने कई दफ़ा पैसे नहीं होते थे, वो बताते हैं कि वो 2 टाइम का खाना खा सकें. यू नो दे वुड जस्ट ईट बीन्स. और यू नो माय फादर टेल्स में कि उनकी सबसे जो बड़ी खुशी होती थी, हैप्पीनेस होती थी, कि वो ये थी कि जब मेरे दादा वो मेरे फादर के फादर उनको शोल्डर बिठा के कहीं से गुलाब जामुन लेके देते थे एक, यू नो आफ्टर 1 week. एंड माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे व्हेन माई फादर वॉज 14-15 years old. Okay. So he was working and studying at the same time. और उनका अपना एक कारखाना था और वहाँ पे ये लोग स्क्रू ड्राइवर्स बनाते थे और यू नो स्पेयर पार्ट्स बनाते थे. और करते करते अल्लाह ताला ने एक इतनी इज़्ज़त दी. तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को अपना असल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर एक ने अपने असल को लौट के जाना है. तो किस चीज़ का तकब्बर, किस चीज़ का गुरूर, जब हमने खुद स्पुर्दे खाक हो जाना है, इस मिट्टी में मिल जाना है. और जब अल्लाह की इस मिट्टी में मिल जाना है तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों का क्या तकब्बर होना. अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए हो? हैज़ बीन माय फादर, जिनको हमेशा मैंने मेहनत करते देखा है और हु हैज़ ऑलवेज नेवर बीन टायर्ड ऑफ न्यू आइडियाज़, हु हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी विजनरी. आपकी जितनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थोड़ा सा हायरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताएं और ये भी बताएं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट,
तो what are those 1, 2, 3 things जो आपको initially click करती हैं कि हाँ this person seems a good fit? तो ऐसी कोई चीज़ें बताएं जो young professionals के लिए help करें. मेरा ख्याल है मुझे हायरिंग से पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. देयर आर सो मैनी टाइम्स जब मुझे लोग आउट ऑफ द ब्लू ईमेल करते हैं और बड़ी उन्होंने रिसर्च की होती है कंपनी के ऊपर और मुझे कहते हैं कि दिस इज़ वेयर आई कैन हेल्प यू, दिस इज़ व्हाट आई कैन ब्रिंग ऑन द टेबल इफ़ यू हायर मी. दे सेल देमसेल्फ. जिनको अपने आप को बेचना आता है मेरा ख्याल है वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं. और बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं आपको इंटरव्यू देते हैं और उनको पता ही नहीं होता आपकी कंपनी क्या करती है. अगर पता भी होता है तो बहुत बेसिक नॉलेज होता है. तो आई थिंक कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू स्पेशली फॉर यूथ आई वुड से कि डू योर रिसर्च प्रॉपरली प्लीज़ और सी वेयर यू कैन फिट इन योर सेल्फ, सी वॉट रोल यू कैन प्ले एंड यू हैव टू शो दैट यू हैव दैट ड्राइव. ठीक है. और मैं तो ये देखता हूँ कि उसके अंदर ये ड्राइव है, वो पैशनेट कितना है, वो काम कितना करता है. कुछ लोग आप कामयाब तब होते हैं जब मेहनत से ज़्यादा मेहनत करते हैं. और दे हैज़ बिन टाइम्स इन लाइफ के जहाँ पे मेरे पास लोग आए इंटर्नशिप पे आए हैं और वो कंपनीज के क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए हैं, स्पेशली इन माई सॉफ्टवेयर हाउस. तो वो इसलिए बने हैं कि उन्होंने अपना काम बनवाया. अपने इंसान की इज्जत आपके काम से होती है और पैसा इट फॉलोज. अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो इट विल रिमेन स्टेगनेंट. और अगर आप कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं और आपके हायर गोल्स हैं तो then you will get money, you will get fame, you will get everything you want in life. And what about the ratio of female employees? Like आपकी organization में importance दी जाती है female workers को और उनको hire करने के लिए. क्या एक आपका what is your take on that whole thing? बिल्कुल, I am a true believer कि almost half of the population of this country is women. And if we are not going to empower those 50%, then how we are going to excel as a country? How we are going to make our name in the world? मेरा तो बहुत ज़्यादा इस पे आई एम इनक्लाइंड के ख़वातीन को हायर करना चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए और उनको वो कंफर्टेंट जोन्स भी देने चाहिए, उनको वो फैसिलिटेशन भी देनी चाहिए. लाइक अगर किसी कोई इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी देन यू शुड गेट दो सर्टन हॉलीडेज़ और आपको पेड लीव्स एंड आपको वो फैसिलिटेशन जो नहीं मिलती तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिए कि वो दें. सीड आउट के अंदर हमारा काफ़ी हर ब्रांच के अंदर सोशल मोबिलाइजर्स ख़वातीन हैं, हमारी ग्रेड ऑफिसर्स ख़वातीन हैं, हमारा कंटेंट राइटर्स हमारी ख़वातीन हैं, हमारे इवन ग्रांट राइटर्स और बड़ी मैनेजरियल पोस्ट पे ख़वातीन हैं. तो हमारी तो कोशिश होती है और यहाँ पे भी सीड आउट में जिनको कारोबार भी शुरू करवा के दे रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ वुमेन. और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दिस अ स्लो प्रोसेस बट इवेंचुअली विल गेट देयर. बट अनफॉर्चुनेटली छोटे शहरों में मसला ये है कि अवेयरनेस की भी कमी है और मेरा ख्याल है हमें लोगों को अवेयरनेस देनी, एम्पावर करना है कि एक औरत कारोबार भी कर सकती है और घर भी चला सकती है. और जब आप ये कर लेंगे तब यू विल बी सक्सेसफुल एज अ नेशन. इन अ नटशेल टेल अस कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए हो? हैज़ बीन माई फादर, जिनको हमेशा मैंने मेहनत करते देखा है और who has always never been tired of new ideas, who has always been very very visionary, who has always wanted to do more in life. और मेरा ख्याल है वो इनकलकेट हुआ है हमारे अंदर, हम सब भाइयों के अंदर. मेरी मदर के अंदर एक हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, इवन फादर भी बहुत ज़्यादा हम्बल हैं. तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली साइलेंटली आप ग्रैस्प कर रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि ही हैज़ बीन अ ग्रेट रोल मॉडल जिन्होंने लाउडली एंड साइलेंटली दोनों तरीके से हमें टीच किया. अगर आप कहें कि किसी से इम्प्रेस हुए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप वाक़यात सुने तो ऐसे वाक़यात हैं इंसानियत के ऊपर कि आपकी हैरत गुम हो जाती है. बिल्कुल. और मेरा ख्याल है वो जो चीज़ें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, उन चीज़ों से हमें बहुत असर हुआ है ज़िंदगी में और होना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए. और अगर हम एक ज़रा सा भी रोल प्ले कर लें अपना और इस ज़िंदगी में आने का तो मेरा ख्याल है वी कैन मेक ग्रेट इम्पैक्ट. सो प्रोफेशनली देयर आर ऑलवेज सर्टेन डिसीजंस जो लेते हुए इंसान को मुश्किल पेश आती हैं या उसको वो डिफ़िकल्ट लगता है कि ये जो मुझे डिसीजन लेना पड़ता है ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है. तो आपके लिए प्रोफेशनली कौन सा ऐसा डिसीजन होता है जो आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है लेते हुए? आई जस्ट टेक डिसीजंस. ओके. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, गो गेट इट. और मेरा एक ये होता है कि आई टेक कैलकुलेटेड रिस्क. बिल्कुल भी अनबिलीवेबल किस्म के रिस्क नहीं, बट कैलकुलेटेड रिस्क. आई डू कंपैरिजंस बट आई लाइक टू टेक डिसीजंस इमीडिएटली एंड आई लाइक टू असाइन देम एंड आई लाइक टू फॉलो अप ऑन दोज थिंग्स.
तो जो लोग डिसीजन नहीं कर पाते टाइमली, मेरा ख्याल है वो बहुत पीछे रह जाते हैं. So what is your take on corporate social responsibility और क्या आप इसके लिए कर रहे हैं, आपकी organizations क्या कर रही हैं इसके लिए? बिल्कुल, आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू एम्प्लॉयज़ एंड योर कम्युनिटी. और सुपर एजिया हम लोग हमारा एक हॉस्पिटल है, मोहम्मद इन वेलफेयर हॉस्पिटल, जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी के इर्द गिर्द लोगों को और अपने एम्प्लॉयज़ को एब्सोल्युटली फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं. और हम गुजरांवाला लिवर फाउंडेशन है उसके पार्ट हैं, जहाँ पे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का एब्सोल्युटली फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है. सही. तो आई थिंक ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू नॉट गिविंग बैक टू सोसाइटी, बिकॉज पैसा एक टाइम तक के लिए आपकी ज़रूरत पूरी करता है और उसके बाद इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल पुट्स ऑन योर शोल्डर. उसके बाद यू हैव टू गिव बैक द ट्रस्ट, यू हैव टू गिव बैक, यू हैव टू गिव द प्रॉफिट ऑफ दैट ट्रस्ट टू दोज पीपल. तो आई थिंक सब कंपनीज़ को करना चाहिए काम, जितना भी वो कर सकें, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें. दिस इज़ व्हाट वी डू. जब बहुत चीज़ें स्ट्रेसफुल हो जाएं, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, या क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए? अच्छा, I try to think about all those good things that I have achieved in my life and Allah has blessed us with. I try to be thankful to Allah. Exercise is also very good. Yeah, definitely. I try to take out time. I'm a big fan of horses. I play polo also. तो मैं कोशिश करता हूँ मैं पोलो खेलूँ, डेली एक्सरसाइज करूँ, डेली या जिम करूँ या स्टिक एंड बॉल करूँ, पोलो खेलूँ. तो उससे ये होता है कि स्ट्रेस मैकेनिज्म आप कोप अप कर लेते हैं चीज़ों को. यू थिंक क्लियरली, यू गेट अ गुड स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप यू स्टार्ट फ्रेश. अदरवाइज नहीं तो आप डूबते जाते हो अगर आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट ना करो, अपने फूड फॉर सोल ना लाओ. तो आई थिंक एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to cope up with stress. And what about your idea of happiness? What is happiness to you? Idea of happiness is contentment. मेरा ख्याल है कि हमें तो अगर आप कहें कि आपको अपनी कौन सी गाड़ी का नंबर याद है, तो मुझे अपनी पहली गाड़ी का नंबर याद है, जो कल्टस गाड़ी थी, जो पहली दफ़ा हमारे घर वालों ने ली थी, प्राइवेट गाड़ी. पहले इकट्ठी गाड़ियाँ होती थी सबकी, तो हम सारा दिन, हमारा पुराना घर होता था तो हम सारा दिन बैठ के वेट करते रहे कि गाड़ी ने कब आना कब. उसका मुझे कलर भी याद है, ग्रे कलर की वो गाड़ी थी. और हम जब वो गाड़ी, उसकी इतनी खुशी थी. उसके बाद कई गाड़ियाँ आईं, कई गाड़ियाँ गईं और दुनिया की बेस्ट गाड़ियाँ भी आईं, सबसे महंगी गाड़ियाँ भी आईं. वो फीलिंग, वो खुशी, तो मेरा ख्याल है कंटेंटमेंट अल्लाह की नेमत, अल्लाह जिसको चाहे दे दे. तो कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा करें और उसमें खुश रहें, वरना एंड तो किसी चीज़ का भी नहीं है. और गुस्सा आता है, और अगर आता है तो हाउ डू यू मैनेज योर एंगर? गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम आता है, पर जब आता है बहुत ज़्यादा आता है, एकदम निकल जाता है, फिर आई गेट बैक टू नॉर्मल. बट कोशिश करता हूँ उसको कंट्रोल करने की. आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, बट इंसान है. बिल्कुल, डेफिनेटली. और मुझे बताएं कि गिवन यू हैव सच अ बिजी स्केड्यूल, सो मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, एंड कितना आपको लगता है ज़रूरी है एक बैलेंस स्ट्राइक करना? मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी. मैं उस इंसान को सक्सेसफुल ही नहीं कहूँगा जो फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ को बैलेंस ना करे. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने रिसर्च की और उसने किताब लिखी जिसमें उसमें 100 लोगों का इंटरव्यू किया मरने से पहले. अच्छा. और उसने कहा कि हर बंदे ने यही कहा कि मैं अपनी फैमिली को कम टाइम दिया, अपने बच्चों को कम टाइम दिया, अपने माँ बाप को कम टाइम दिया. तो आई थिंक आप किस लिए कमाते हो? इसीलिए कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें. तो अब मसला ये है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर चीज़ में. हम चाहते हैं ऑनलाइन खुशियाँ मिलें, सब कुछ वो, स्पेशली विद आवर जनरेशन, द यंगर जनरेशन. तो हमें जो पास बैठे हैं वो दूर हो गए, जो दूर चले गए हैं वो पास हो गए हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस and be happy with whatever you have and with the people around you. So are you fond of reading books? And अगर कोई ऐसी बुक हो जो बहुत इम्पैक्ट छोड़ गई हो आप पे, वो हमसे शेयर करें. Start with Why. साइमन सिनेक की बुक है. अच्छा. आई थिंक उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया. ही इज़ अ वेरी गुड स्कॉलर ऑल्सो. उसकी टेड टॉक्स भी बहुत अच्छी हैं, मेरे ख्याल सबको सुननी चाहिए. ज़िंदगी का मकसद पता चलता है. सही. देन स्टेफन कोवे,
7 Habits of Highly Effective People. I think those habits are very important to form. अब उनकी एक नई बुक भी आई है for the teenagers, 7 Habits of Teenagers. अच्छा. तो I would suggest all those mothers and parents के वो अपने बच्चों को कहें कि वो पढ़ें और implement करें अपनी ज़िंदगी में. इस recent अरसे में कोई ऐसी innovation जो globally हुई हो जो आपके लिए या आपकी उसने attention grab की हो या it's one of your favorite innovations of recent times? आई थिंक अभी मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं स्पेशली मेरी फील्ड के अंदर जो इंटीग्रेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ यू नो पहले इंडिविजुअली डेवलपमेंट्स होती थी दुनिया में. अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इनोवेशन आ रही है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को भी कम किया जा रहा है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ ऑटोमेटिकली कोडिंग हो रही है. तो मेरा ख्याल है दैट रियली इम्प्रेस्ड मी कि यू नो ये टाइम आना था कि ऑटोमेटिकली चीज़ें अब खुद इवॉल्व हों और क्योंकि जितनी आपकी इंटरेक्शन होगी ह्यूमन की गूगल के साथ, ऑनलाइन के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग भी होती जाएगी साथ साथ. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज़ अमेजिंग. अगर हम कहें आपकी जो पूरी जर्नी है, गिवन अभी आप यू आर यंग एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह, बट अभी तक की जो जर्नी है, व्हाट इट हैज़ टॉट यू? I think stay humble, stay consistent, be thankful to Allah, and you know never say no to new ideas. Because I see my youth being so scared of taking a leap of faith. वो हमेशा ये कहते हैं यार मैं कारोबार करूँगा फेल ना हो जाए. आप कारोबार नहीं करेंगे तो आप पहले ही फेल हैं. तो बात ये कि you always have to jump into the ideas. You always have to really harness your capabilities and see what you're capable of, see what you can achieve. और हमेशा आपको अगर डर और हारने का कोई बात नहीं, शुरू करें. At least it will be a learning curve for you. और आप उससे बाहर निकलेंगे and then you'll start something new. And on an ending note, I want you to give a message to all our young professionals and budding entrepreneurs. Find yourself, find your sweet spot. Secondly, whatever you do in business, your business should be a solution to the problem in the society. Your product should be a solution to the problem in the society. Secondly, first thing first को लेके चलें. हमेशा ये होता ही है कि हमेशा आखिरी चीज़ को पहले करना शुरू करते हैं और पहली करने वाली चीज़ बाद में करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तीसरी बात मैं कहूँगा सिनर्जीज बिल्ड करें, पार्टनरशिप्स क्रिएट करें. अगर किसी ने कुछ किया उसको बेहतर करने की कोशिश करें. इट डजंट मैटर इफ समथिंग हैज़ been done before. What really matters is who does it best. सही. चौथा मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें. जो बंदा अल्लाह के साथ कारोबार करता है हो ही नहीं सकता कि वो बंदा अनसक्सेसफुल हो जाए. जब आप अल्लाह के साथ कारोबार करेंगे आप बेशक अपने कहते हैं कि मुसलमान होने के नाते आपको 2.5% ज़कात देनी है, बट मैं ये समझता हूँ कि अच्छे इंसान होने के नाते आपको अपने वक्त की भी ज़कात निकालनी चाहिए. और जब आप अपने वक्त की ज़कात निकालेंगे अल्लाह ताला अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा आपके कारोबार में. जिस तरह 70 गुना पैसे वापस आते हैं इसी तरह 70 गुना वक्त भी आपके कारोबार में डलेगा. तो ये ज़रूर करें, लोगों के काम आएँ. कोई बंदा आपसे हेल्प मांगता है उसके काम आए. कोशिश करें लीड करें लोगों को, और कोशिश करें अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, पास ऑन करें दूसरों को. दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना दे जो लोगों के काम आ सके. So this was a very inspiring and a refreshing conversation we had with Mr. Zain Ashraf Mughal. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.